Which of the following statement is correct about the process of development of an individual? अलग अलग सब्जेक्ट के भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जल्दी ही। ठीक है, विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है, यानी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में कौन सी एक बात राइट है, सही है, बताइए फटाफट से। 4 ऑप्शंस हैं और आपको एक चूज करना होगा यहाँ। ठीक, पहला ऑप्शन है इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर, यानी एक आयामी होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि डेवलपमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, बहुआयामी होता है। फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, 4 प्रकार के विकास के आपके 4 मुख्य प्रकार हैं। तो ये यूनिडायमेंशनल नहीं हो सकता। यूनि का मतलब होता है जैसे यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए एक जैसा, सार्वभौमिक टाइप। ठीक, तो ये यूनिडायमेंशनल यानी सिर्फ एक आयाम या एक टाइप नहीं है विकास का, तो ये गलत हो गया। इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी, ओनली लिख दिया तो गड़बड़ है ना। ओनली वाले ऑप्शंस थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, तो ओनली नहीं हो सकता, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ से, यानी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। फिर आता है सी ऑप्शन, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विभिन्नता पाई जाती है, यानी एक से दूसरी संस्कृति में अलग अलग लोग से अलग अलग तरह से लोग विकसित होते हैं। यानी अगर आप श्रीलंका में हैं, अगर आप यूरोप में हैं, अगर आप भारत में हैं, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, तो वहां के कल्चर का प्रभाव आपके विकास या आपके विकसित होने पर पड़ेगा फॉर श्योर। ठीक, और वाइगोस्की की तो थ्योरी भी यही कहती है कि भैया जो आपका डेवलपमेंट है वो क्या है, कल्चर और सोसाइटी दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, जनरल फैक्टर्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंट या सिर्फ हेरिडिटी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी जल्दबाजी में आज से हम नहीं चलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 है, और आदत डालिए एटलीस्ट एक जगह पे बैठ के 30 क्वेश्चंस तो पढ़ के, एनालाइज करके, समझ के आप डिस्कस कर पाए, मजे लेने के मूड में हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज एन एग्जांपल ऑफ एनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको बच्चों में ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, 21st सेंचुरी स्किल है, यानी 21वीं शताब्दी के कौशल हैं कुछ, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग हो गई, या आपकी जो डिजिटल स्किल्स हैं, और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमने डिस्कस की हैं। तो ये 21st सेंचुरी स्किल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, आलोचनात्मक चिंतन, यानी बच्चा जिसमें दिमाग पे जोर डाल के हर एक पक्ष को सोचने की कोशिश करे, जस्ट मान ना ले किसी बात को। तो पहला ऑप्शन है फाइंड आउट व्हाट पीपल लिविंग अराउंड कोस्टल एरियाज यूजुअली ईट एंड व्हाई, यानी पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं और क्यों खाते हैं वो जो खाते हैं। ये मान लीजिए वो सी फूड खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं। तो इसके लिए बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस तलाशने होंगे, खुद से पूछने होंगे, समझना होगा, जानना होगा बहुत सारी चीजों के बारे में। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा बेहतर होते हैं, जिससे बच्चों की सोच पे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। नेम 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इसमें तो सिंपल बच्चे के ब्रेन में रिकॉल पावर लगेगी उसकी, इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है ना। आप अपने आप थोड़े ना बना दोगे कोई स्टेट। आपने क्या सोच लिया, 10 स्टेट में तो सिंपल जो याद था आपकी मेमोरी में सेट था वही निकाल के बता दिया आपने कि भैया एक उत्तर प्रदेश है, एक मध्य प्रदेश है, एक फलाना है, एक ढिमकाना है। ठीक, राइट टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, ये भी आपकी एक प्रोसेस है, प्रोसीजर में जो आपने याद किया हुआ था उसी के अनुसार आप टेबल लिख देंगे। फिर आता है डी ऑप्शन, मेमोराइज एंड रिसाइट दी गिवन पोयम, यानी दी गई कविता का सुस्मरण करना, याद करना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, इसमें कोई क्रिएटिविटी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कोई दिमाग पे जोर, कुछ नहीं है, सिंपल मेमोरी पावर यूज हुई है ना। तो अगर हम कहें तो ए ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है जब हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब ये नहीं है किसी ने कहा बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये हो जाता है। आपने सोचा समझा, फैक्ट्स देखे, लॉजिक ढूंढा उस चीज में, रिफ्लेक्ट किया, चिंतन किया, मतलब विवेचन किया प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि एवं बस मान ली कोई चीज। तो सोचने पे ओपन एंडेड थॉट कहाँ है, वो सिर्फ ए ऑप्शन में है, बाकी सब तो मेमोरी वाले या वन वर्ड आंसर टाइप हैं। ओपन एंडेड ए ऑप्शन, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी लगी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, प्यारा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है आ स्टेज थियरी ऑफ डेवलपमेंट। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इस पे हमने बात की है, ये पेपर में आने से पहले हमने डिस्कस किया हुआ है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली ना तो आप पढ़ते हैं कहीं, ना ही आपको पढ़ाया जाता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आ स्टेज थियरी ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। ये क्वेश्चन जितने लोगों ने सही किया है उनको अपने लिए ताली बजानी चाहिए, है ना, तुक्के में नहीं, अगर समझ में आया है तो। विकास का चरणीय सिद्धांत यानी स्टेज थियरी, जिसमें एक स्टेज होगी, फिर दूसरी स्टेज पे जाएगा बच्चा, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से स्टेजेस होंगी, यानी कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली एम्फसाइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, किस सिद्धांत पे फोकस करती है स्टेज थियरी। बताइए कितने लोगों ने कितने % आंसर दिया। दिखाना कहें कॉन्टिन्यूटी की, तो यार स्टेज थियरी वाले कॉन्टिन्यूअस नहीं मानते डेवलपमेंट को। अगर हम पियाजे की बात करें तो वो एक स्टेज थियरिस्ट हैं,
जो ये मानते हैं कि एक स्टेज में मान लीजिए उनका SPCF, ये पियाजे की स्टेज है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक, तो सेंसरी में इतना डेवलपमेंट हुआ, फिर आगे जाएगा बच्चा तो और बेहतर होगा, फिर और बेहतर होगा, फिर फोर्थ में और बेहतर होगा। यानी ये डिसकंटिन्यूअस है, इस स्टेज में इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, मतलब क्या है, स्टेजेस में होगा। तो यानी जो भी स्टेजेस की बात करेगा, याद रखिएगा ये बात, जो भी स्टेजेस में डेवलपमेंट की बात करेगा वो डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस मानेगा। अगर वो कॉन्टिन्यूअस मानता तो वो स्टेज की बात ही नहीं करता, जैसे कि वाइगॉस्की। ठीक है ना, ये असतत है। क्यों? क्योंकि ब्रेक हो रहा है हर बार, स्टेज में नेक्स्ट स्टेज में होगा, स्टेजेस में बांट दिया गया है, तो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इसको हम, है ना। तो पियाजे जो है वो डिसकंटिन्यूअस मानेंगे डेवलपमेंट को, अगर इस तरह से समझने का प्रयास किया जाए तो। ठीक है ना। लेकिन अगर हम वाइगॉस्की की बात करें तो ना तो उन्होंने कोई एज दी है किसी एक पर्टिकुलर कि भैया लॉजिक इस एज में आएगा या इस स्टेज में आएगा, उन्होंने कुछ नहीं कहा ऐसा, है ना तो एज ना तो स्टेज, उन्होंने कहा डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है भैया, जैसा माहौल मिलेगा, जैसा समाज, जैसी संस्कृति, वैसा विकास, सतत विकास की बात कौन कर रहे हैं, वाइगॉस्की कर रहे हैं। तो अब आपको ये शायद आइडिया लगा होगा कि कितना गलत जवाब आपने दिया था, बहुत ही खराब जवाब था वो। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन स्टेज की बात हो रही है तो स्टेज वाले कॉन्टिन्यूअस नहीं मानेंगे ना। अगर कॉन्टिन्यूअस मानते तो अलग अलग स्टेज में डिवाइड क्यों करते, है ना, अलग अलग स्टेज में बांटते क्यों, अगर निरंतर मानते तो। अनिरंतर मानते हैं तभी तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग चीजों को डिवाइड किया हुआ है। विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ताली बजा दीजिए अगर आपने ये क्वेश्चन सही किया था तो समझते हुए। कल्चरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, स्टेज वाले कल्चर की बात एज सच बहुत ज्यादा नहीं करते। एनवायरमेंटल फैक्टर्स नथिंग, सिंपल बात है, स्टेज मतलब या तो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये सब मॉक टेस्ट की फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको करियर लैब पर। चिल्ड्रंस एंगेजमेंट विद लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी बच्चों का जो एंगेजमेंट है, जो उनका जुड़ाव है, वो स्कूल में सीखने को लेकर के वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी जो बच्चे स्कूल में सीख रहे हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा। फटाफट से बताएंगे आप लाइक शेयर करते हुए। पहला ऑप्शन है सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, यानी परिवार में जो समाजीकरण हुआ है उससे प्रभावित होगा, बिल्कुल प्रभावित होगा, है ना। पीयर रिलेशंस, जैसा वो अपने साथी समूह में रहता है वो चीजें प्रभावित करेंगी सीखने में, बिल्कुल करेंगी भाई। लर्निंग को तो ऑलमोस्ट हर चीज प्रभावित करती है, ये मान लो आप, है ना। कल्चरल वैल्यूज, जो आपकी संस्कृति है, हाँ, जिस संस्कृति जिस समाज में आप रहते हैं वो चीज आपकी लर्निंग को प्रभावित करेगी। सेल्फ एस्टीम ऑफ द चिल्ड्रन, यानी वो अपने आप में उनका कितना विश्वास है, अपनी क्षमताओं में उनका कितना विश्वास है, ये चीज भी लर्निंग को अफेक्ट करती है। यानी मैं ये कहूंगी कि आप अगर ये मानते हैं कि आप सीख सकते हैं तो आप बेहतर सीखेंगे, यानी लर्निंग को प्रभावित कर दिया। अगर आपने पहले ही मान लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो आपकी अगर सेल्फ एस्टीम कमजोर है, आप अपने आप को कम समझ रहे हैं, आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो लर्निंग भी उसी तरह से आपकी डिस्टर्ब रहेगी। तो ये चारों ही फैक्टर्स जो हैं सी ऑप्शन तक यहाँ सही है। इतनी बात क्लियर है या कोई और समस्या है? अगर है तो बता दीजिए, और नहीं है तो भी बता दीजिए। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर होगी मेरे ख्याल में सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अब। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन इन प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर एबल टू डू, यानी प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं एज पर पियाजे, बताइए। मतलब उनमें क्या करने की क्षमता होती है एज पर जीन पियाजे। प्री ऑपरेशनल में क्षमता पूछा, ये नहीं पूछा किस चीज में लैक करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, आपका 50% काम क्वेश्चन पढ़ने पे ही खत्म हो जाता है ना। तो रिवर्सिबल थिंकिंग, भैया रिवर्सिबल थिंकिंग आती है 7 से 11, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक में आती है। मेक बिलीव प्ले, ये बात बिल्कुल सही है कि जो डॉक्टर खेलना है, प्रतीकात्मक जो खेल है ना, कि मान लीजिए उनको अगर एक रिमोट को भी फोन की तरह यूज करना है तो मेक बिलीव प्ले यहां होता है ना। एक पैरेलल प्ले नाम की भी चीज होती है, बच्चे अलग अलग बैठ के खेल रहे हैं। हायरार्किकल क्लासिफिकेशन आपका 7 से 11 में आएगा, कंजर्वेशन 7 से 11 में आएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन यानी प्रतीकात्मक खेल जो है ये आपके प्री ऑपरेशनल में आ जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए प्ले स्टेज भी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। ये कहता है यंग चाइल्ड कैन एंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, यानी एक छोटा बच्चा है जो सिंबॉलिक प्ले यानी प्रतीकों से समझता है चीजों को, प्रतीकात्मक खेल। ए फॉर एप्पल, ये प्रतीक है, मैंने पता नहीं कौन सा एप्पल बना दिया खैर मैंने, बट आप समझ जाइएगा कि ये एप्पल ही है ना। आपको ऐसा ही मानना है कि एप्पल है। मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ
तो वैसे ही मेरी ड्राइंग बहुत ही प्यारी है, आज थोड़ी और प्यारी लग सकती है आपको, है ना। तो अगर हम देखें तो बट कैन नॉट एज येट टेक पर्सपेक्टिव्स ऑफ अनदर पर्सन, यानी सिंबल्स के थ्रू तो सीख जाता है, भाषा को समझ रहा है, सिंबल्स को समझ रहा है, ए फॉर एप्पल समझ रहा है, बी फॉर बॉल समझ रहा है, लेकिन अभी वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं ले पाता, कैन नॉट टेक others perspective of another person and because easily upset by events he she cannot control। तो उसको लगता है कि अगर मुझे ये कार्टून पसंद है, मुझे ये शो पसंद है, तो मेरी मम्मी को क्यों नहीं, मेरे भाई को क्यों नहीं, वो लड़ने लग जाएगा, अरे ये तो मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है, आप शिनचैन के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, है ना। तो चाहे शिनचैन एक नंबर का निकम्मा बच्चा हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना, तो हम ये कहेंगे कि शी कैन नॉट कंट्रोल। वैसे बच्चे भगवान का रूप होते हैं पेडागोजी में, है ना, बट कुछ होते हैं शिनचैन जैसे भी। देखिएगा एक बार, ऐसे बच्चों को आप एंगेजिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकते हैं, इनमें दिमाग थोड़ा ज्यादा जिनका चंचल होता है। तो ही शी कैन नॉट कंट्रोल क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्याजे, भैया सिंपल बात है, दूसरे का पर्सपेक्टिव ना लेना, यानी बच्चा है क्या, ईगो सेंट्रिक, यानी अहम केंद्रित है वो भी। और ये किस स्टेज की विशेषता है, सिंबॉलिक प्ले भी कहा जाता है प्री ऑपरेशनल में, और बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है ये तो आप सोते सोते नींद में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, कोहलबर्ग के बारे में प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं, आपको पढ़ के पहचानना है कि हमारे कोहलबर्ग क्या कहना चाहते हैं। कोहलबर्ग्स मॉडल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, मॉडल है, उसकी विशेषता कौन सी है 4 ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यानी सार्वभौमिक है। इंडिया के बच्चे के लिए भी मॉरल डेवलपमेंट की पहली स्टेज जो है या पहला लेवल जो है वो क्या होगा, प्री कन्वेंशनल होगा या पनिशमेंट एंड ओबीडियंस होगा। चाहे अमेरिका का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा, चाहे वो कजाकिस्तान का बच्चा हो उसके लिए भी सेम होगा। दैट मीन्स कि यूनिवर्सल है नेचर में, यानी सार्वभौमिक है, सभी के लिए एक जैसी है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, बिल्कुल सही बात लग रही है कि स्टेजेस सबके लिए एक जैसी हैं, ठीक सही है। फिर भी बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। देयर इज कॉन्टिन्यूटी इन डेवलपमेंट ऑफ मॉरल थिंकिंग, ऐसी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की कोई बात नहीं, लेकिन जिसने स्टेज दी है वो कॉन्टिन्यूटी की बात थोड़ी ना करेगा। फिर आएंगे मॉरल डेवलपमेंट इज नॉट एन ऑर्डरली प्रोसेस, भैया ऑर्डरली है सिर्फ एनवायरमेंट पे, इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि ये क्या है, एक ऑर्डर में नहीं चलती, सीक्वेंस में चलती है, और हेरिडिटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हम कह ही नहीं सकते। मॉरल डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट प्रीमैरली ऑन कल्चरल वैल्यूज, ये भी हम नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास ए अवेलेबल है। ठीक, सिर्फ कल्चरल वैल्यूज पे डिपेंड करेगा ये नहीं कह सकते, वैल्यूज तो हमारे यहाँ भी बहुत सारी हैं, है ना। हम अगर भारत की बात करें तो कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य हमारे बहुत सारे हैं, हम झूठ ना बोले, हम ये ना करें, हम वो ना करें, बट कर तो बहुत सारे लोग सब कुछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, यानी वाइगोस्की के अनुसार जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र ZPD, ठीक है, वाइगोस्की के अनुसार संभावित विकास का क्षेत्र यानी वो दायरा जहां बच्चा सीख सकता है चीजें। तो पहला ऑप्शन है अध्यापन समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए, यूज किया जाना चाहिए टीचिंग एंड असेसमेंट के लिए, यानी बच्चे को सिखाने के लिए और उसका आकलन करने के लिए, सही बात है। बी ऑप्शन है टीचिंग ओनली, यानी सिर्फ पढ़ाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, असेसमेंट के लिए नहीं, फ्लूइड इंटेलिजेंस का तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं था, तो पढ़ाने और आकलन के लिए, यानी अध्यापन और मूल्यांकन के लिए कि कितना सीख लिया है, कहां तक पहुंच सकता है उस दायरे में, इन सब की बात वाइगोस्की करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखेंगे एक बार। A teacher gives a half done example to child while teaching a particular concept, यानी एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय टीचर ने हाफ डन एग्जाम्पल यानी हाफ सॉल्व, आधी समस्या सॉल्व की है। मान लीजिए 8 स्टेप थे तो 4 स्टेप या शुरू का एक स्टेप या शुरू की एक लाइन बता दी है बच्चे को आंसर लिखते समय। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्कीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज द टीचर यूजिंग, यानी मदद करना, कैसी मदद, पूरा नहीं सॉल्व किया है, हाफ सॉल्व किया है, यानी स्कैप फोल्डिंग होगा। टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, जहां बच्चा अटके वहां उसको हेल्प देना। मचान या पाड़ कहलाता है, जब आप साइकिल चलाना सीखते थे पीछे से कोई पकड़ता था और छोड़ देता था, सिर्फ तब तक पकड़ता था जब तक आप खुद नहीं चला ले रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इसको कोई कंडीशनिंग या कुछ नहीं कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पोल में जवाब दीजिएगा, द क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव क्लासरूम। प्रोग्रेसिव क्लासरूम याद कीजिए, जॉन डुई याद आ रहे होंगे। विल नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, दैट मीन्स
चाइल्ड सेंटर्ड होगा, बच्चे को सेंटर में रखा जाएगा, बच्चा केंद्र में है, बच्चे के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज प्लान की जाएंगी, जॉइन डूइंग लर्निंग बाय डूइंग, लैब स्कूल से याद कर लीजिए। तो जो बच्चे के हित में नहीं है वही नॉट होगा, यहाँ पे वही गलत होगा। इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन डिसीजन मेकिंग, ये तो सही है बट हमें गलत ढूंढना है। क्रिएशन ऑफ अ फियर फ्री लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही बात है, बच्चे भय से मुक्त होकर के सीखें। असेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ बच्चे के भीतर जो क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, यानी अलग अलग बच्चों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड अलग अलग होगा, वो उस तरह से सीखेंगे। मेंटेनिंग एक्सटर्नल डिसिप्लिन बाय द टीचर, ये बात गलत है, और क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है ना। तो अध्यापक द्वारा बाह्य अनुशासन कायम करना, यानी एक्सटर्नली आप इम्पोज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इम्पोज कर रहे हो, थोप रहे हो बच्चे पे अनुशासन को, जबकि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल ना होकर के सेल्फ डिसिप्लिन, आपको बच्चे में आंतरिक या अंदर से आना चाहिए डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो डिसिप्लिन बाहर से इंपोज करके थोपना, एक्सटर्नल डिसिप्लिन को मेंटेन करना सही नहीं है, ये चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच नहीं मानी जाएगी। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बाकी सब बच्चे के हित में है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, तो नॉट लिखा हुआ क्वेश्चन में तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार आपकी प्लेलिस्ट बना दूंगी, प्रीवियस ईयर्स की सारी बना दूंगी, सिर्फ ऑनलाइन वाले पेपर की अलग बनाऊं क्या? एक दिन इसका फोल्डिंग और जेडपीडी में डिफरेंस पढ़ा दीजिए, सब पढ़ाया हुआ है, एक बार आप चैनल खोल के देखो, अभी बता भी दूंगी, डोंट वरी, अगर कोई क्वेश्चन आएगा आज तो भी बता दूंगी। सिंपल सा डिफरेंस है, जेडपीडी वो दायरा है जहां तक संभावना है कि आप पहुंच सकते हैं, है ना, आप में सीटेट क्लियर करने की संभावना है, इस संभावना का दायरा मतलब आप पहुंच सकते हैं, आपके रीच में है ये चीज, लेकिन पहुंचने के लिए आपको कहीं कहीं हेल्प की जरूरत होगी, उस हेल्प को स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। जो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो स्कैप फोल्डिंग देने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर डज नॉट सेग्रीगेट, ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि जो टीचर है वो सेग्रीगेट ना करे, बच्चे को अलग थलग ना करे, अलग अलग फिक्स्ड ग्रुप्स में आईक्यू के आधार पर, कि भैया इन बच्चों का आईक्यू 120 है तो इन 4 बच्चों को अलग रखते हैं, इनका 100 है तो इनको अलग रखते हैं, तो आईक्यू के आधार पर सेग्रीगेट नहीं करना जरूरी है, इसका रीजन बताइए। इट इज इनकन्वीनियंट फॉर टीचर्स, टीचर के लिए इनकन्वीनियंस है, टीचर के लिए यहाँ पे कोई इनकन्वीनियंस नहीं है, और टीचर की कन्वीनियंस की किसी को पड़ी भी नहीं है। अगर हम बात करें पूरे सिस्टम में, हमें बच्चे को सेंटर रखना है, बच्चे को सेंटर में रखना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए है, ठीक है ना। अगर हम बात करें हिंदी में नॉट नहीं भी था तो वो हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो, वो वाला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो नॉट वाला ही था, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस पॉजिटिव हैं उसमें, तो आपको इंग्लिश में देख लेना है, ऐसा पेपर में भी होता है, हो सकता है पेपर में भी हुआ हो, है ना। मैं पानी पीती हूँ, इतने आप जवाब दीजिए। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, चलिए देखेंगे। टीचर की इनकन्वीनियंस हटा देंगे कि अध्यापक के लिए असुविधाजनक है, इट इज इनकन्वीनियंट फॉर स्कूल्स, विद्यालयों के लिए असुविधाजनक है, विद्यालय स्कूल इन सब के लिए, इनके लिए तो बल्कि ये सुविधाजनक है। इट डज नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू कंप्लीट अमॉन्ग देम, कंपीट होगा, ये कंप्लीट नहीं होगा, कंपीट अमॉन्ग देमसेल्व्स अक्रॉस ग्रुप्स, भैया इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही ग्रुप्स में, कि ज्यादा आईक्यू वाले हैं, ये ए सेक्शन वाले हैं, ये बी सेक्शन वाले हैं। तो डी ऑप्शन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू इज नॉट स्टेबल एंड इट ऑल्सो लीड्स टू लेबलिंग ऑफ चिल्ड्रन, मतलब कि बुद्धि लब्धि की जो संकल्पना है वो स्थायी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्रोज चेंज हो जाता है आईक्यू, लेकिन हाँ लंबे समय के दौरान अगर अच्छे एनवायरमेंटल फैक्टर्स मिलते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज है जो फ्लीन इफेक्ट है। फ्लीन इफेक्ट क्या कहता है समझने का प्रयास करते हैं। इसका आंसर जो है वो डी है कि आईक्यू के आधार पर हम नहीं बांटेंगे क्योंकि ये स्टेबल नहीं है और इसके और भी रीजंस हैं। फ्लीन इफेक्ट ये कहता है, फ्लीन इफेक्ट, फ्लीन का प्रभाव है ये कहता है कि भैया हर एक डेकेड में, है ना, एवरी डेकेड, डेकेड मतलब हर 10 सालों में जो जनरेशन या पॉपुलेशन है उसका आईक्यू, उसका एवरेज आईक्यू, जो एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन है, एवरेज आईक्यू, आईक्यू क्या है, एक मापने का तरीका है इंटेलिजेंस को। तो आईक्यू जो है एवरेज आईक्यू ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, ठीक। यानी अगर आप देखेंगे आजकल आपने कहते हुए सुना होगा भैया आजकल के बच्चे तो कंप्यूटर हैं, बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पहली जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन थोड़ी बेटर होती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं या एजुकेशनल फैक्टर्स सुधर रहे हैं। तो आईक्यू भी हर एक डेकेड में आपकी जनरेशन का थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, एवरेज इंटेलिजेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे उस आधार पे कि स्टेबल नहीं है, और इससे लेबलिंग हो जाएगी कि आपने बच्चों को लेबलिंग कर दी, बच्चों पे ठप्पा लगा दिया, जबकि हमें सेग्रीगेट नहीं करना होता, बच्चे को इंक्लूड करना होता है, अलग थलग नहीं करना होता, लेबल नहीं करना होता।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 हम प्रॉपर समझेंगे कॉन्सेप्ट को, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन तो आप सिर्फ, हाँ मैं सभी सब्जेक्ट करा दूंगी आकांक्षा, ज्यादातर जितने भी सब्जेक्ट मेन उनकी मैं करा दूंगी ऑनलाइन पेपर्स, डोंट वरी। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, गार्डनर की थियोरी के अनुसार इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड्स, यानी कि टीचिंग स्ट्रेटजीज डिफरेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के भी अलग अलग प्रकार दिए हैं, ठीक है ना, विद इन अ क्लासरूम। बिकॉज क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि गार्डनर ने बुद्धि के अलग अलग प्रकार दिए हैं, तो वो कह रहे हैं जब बुद्धि के अलग अलग प्रकार हैं तो बच्चे सीख भी अलग अलग तरीके से सकते हैं, तो उनको सिखाओ भी अलग अलग ढंग से, ठीक है ना। तो इट हेल्प्स एक्सरसाइज मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, यानी बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। यानी जो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की है अपनी बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड में, जो कि 1983 में पब्लिश हुई थी, ठीक। तो अलग अलग इंटेलिजेंस के बच्चों को केटर कर पाएंगे अगर आप अलग अलग इंटेलिजेंस या पढ़ाने के तरीके इस्तेमाल करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस की इन्होंने कोई बात नहीं की। हेल्प्स टू क्रिएट अ स्टार स्टूडेंट, ऐसा भी इन्होंने नहीं कहा कि जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, जिनका आईक्यू स्कोर ज्यादा है वही इंटेलिजेंट है, ऐसा गार्डनर नहीं मानते। इट हेल्प्स इंप्रूव प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, ऐसा भी इन्होंने कुछ कहा नहीं है, ना प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कोई टाइप दिया है, ठीक। तो ए ऑप्शन स्टर्नबर्ग ने दी है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, मतलब दी मींस उन्होंने अपनी थियरी में बात की है, ऐसे तो थॉर्नडाइक ने भी अपनी इंटेलिजेंस की थियरी में बात की है इसके बारे में। वैन हील भी कर लेंगे, डोंट वरी, सब करेंगे, सबका बदला लेगा तेरा फैजल, टेंशन मत लो, आने दो एक बार पेपर, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिएगा, अगर हम बात करें द 2 वर्ड अटरेंसेस, बहुत ही आसान, बहुत ही ऐसा क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता रहा है, अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता रहा है ना। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो हम देख सकते हैं कि द 2 वर्ड अटरेंसेस ऑफन यूज्ड बाय यंग चिल्ड्रन, यानी 2 शब्द 1.5 से 2.5 वर्ष के बच्चों में जब वो 2 शब्दों को जोड़ करके द्विशब्दीय उच्चारण, यानी 2 वर्ड स्टेज कहते हैं इसको, जब वो कहता है पानी दो, है ना, 2 वर्ड स्टेज। इस 2 वर्ड स्टेज को मैंने कितनी बार बताया है कि ये वो टाइम है जब बच्चा 1+1 यानी 2 वर्ड्स को जोड़ के एक सेंटेंस बनाना सीखता है, यानी मुझे पानी दो या मुझे या पानी दो मान लो, है ना। तो ये क्या है? ये टेलीग्राफिक स्पीच कहलाती है ना। इसका तार प्रश्रित वाचन या टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको। बैबलिंग होती है जब वो बा मा प इस तरह की बात करे, बाकी दोनों इससे संबंधित नहीं है। तो टेलीग्राफिक स्पीच को 2 वर्ड स्टेज, या ये वो पहली बार है जब बच्चा सेंटेंस बनाना सीखता है 2 शब्द जोड़ करके, टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं इसको। 1.5 से 2 साल, 18 से 24 महीने का टाइम है ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मैन जनरली थिंक विद देयर हेड्स एंड विमेन विद देयर हार्ट्स, यानी जो पुरुष हैं वो ज्यादातर अपने दिमाग से सोचते हैं और जो महिलाएं हैं वो अपने दिल से सोचती हैं। ऐसा आपको देखने को समाज में मिल सकता है। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारी संस्कृति हो सकती है, या हमारा सोशलाइजेशन उस तरह से किया गया है, कंडीशनिंग वैसी कर दी गई है कि हाय रे बस चिंता तो माता जी को ही होती है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ महिलाएं भी प्रैक्टिकली सोच सकती हैं और कुछ पुरुष भी इमोशनली सोच सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस का मामला है, और अगर ऐसा जनरली हम समाज में देख रहे हैं तो उसका रीजन हमारी कंडीशनिंग, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारा सोशलाइजेशन है। उसका रीजन ये नहीं कि हम बायोलॉजिकली ऐसे हैं कि महिलाओं को ही सिर्फ दिल से सोचना है ना। दिल तो पुरुषों के पास भी होगा कि नहीं है, चेक कराओ एक बार जाके, हार्ट बीट तो चली रही होगी। खैर, ये तो हुई मजाक की बात। तो ये स्टेटमेंट टोटली स्टीरियोटिपिकल स्टेटमेंट है ना। डिस्क्रिमिनेशन की तो बात हम यहाँ पे तब करें, ये डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में अपने आप निहित होता है, ये बात याद रखिएगा। इसका आंसर डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन निहित होता है। कैसे? अगर कोई भी ये कहे कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं गणित में, तो डिस्क्रिमिनेशन तो अपने आप हो गया ना, भेदभाव तो इसमें अपने आप है। एक तो ये चीज चली आ रही है, जब डिस्क्रिमिनेशन लंबे समय तक चला आए एक समाज में, उस चीज को जब एक रूढ़ी के रूप में मान लिया जाए तो वो डिस्क्रिमिनेशन स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टीरियोटाइप में डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस इंक्लूडेड होती है, ठीक है ना। तो जेनेटिक डिफरेंसेस बिटवीन 2 सेक्सेस, ऐसा नहीं है कोई जेनेटिक डिफरेंस नहीं है। जेंडर कॉन्स्टेंसी होती है कि बच्चे को समझ में आ जाता है कि भैया अब मेरा जेंडर कोई चेंज होने वाली चीज नहीं है, कपड़ों की तरह जेंडर नहीं बदला जा सकता। तो बी ऑप्शन ये स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन इसी में समाहित है, तो इसलिए डिस्क्रिमिनेशन से बेटर ऑप्शन स्टीरियोटाइप है, क्योंकि समाज में ऐसा चला जाता रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा फटाफट से। सर में इतना भयंकर दर्द है, पता नहीं क्यों। देखिएगा एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यू नॉट यूज? नजर वजर तो नहीं लगा दिया आपने ब्लॉग देख के? हैं आप लोग तो नहीं लगाओगे, वैसे अच्छे लोग हो। ये देखो एक ऐसे देख के तुमने लगाई है? ऐसे ऐसे मानते हैं कई लोग। तो मुझे याद आ गया, हमारी भाभी हैं, वो नजर उतारने में एक्सपर्ट हैं। आज वो है नहीं तो उतरवा लेते हैं उनसे, मजाक कर रही हूँ। खैर आ जाओ,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटजीज वुड यू नॉट यूज इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी प्रगति, हाँ अपनों की नजर नहीं लगती, अब मैं ये वाला डायलॉग मारूंगी। देखो एक बार, अगर हम बात करें प्रगतिशील कक्षा की, तो कौन सी मूल्यांकन विधि, यानी अगर आपको बच्चे को असेस करना है किसमें, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, जहां बच्चा सेंटर में है, जो चाइल्ड सेंटर्ड है, जो बाल केंद्रित है, जहां लर्निंग बाय डूइंग यानी एक्टिविटीज के थ्रू, एक्टिविटीज यानी क्रियाओं के थ्रू सीखना होता है। तो अगर हम बात करें कौन सी एक चीज इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, तो यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव जर्नल्स ऑफ टीचर्स, यानी अध्यापकों का नोट लिखा है भाई, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बाय टीचर्स यानी अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल। तो वो खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना टीचर्स, रिफ्लेक्टिव जर्नल का, कि मैंने ये कराया, उसका ये हुआ, किसी बच्चे ने कुछ और रिएक्ट किया, अपने लिए तो टीचर बना सकता है रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये तो ठीक है। सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, ये भी होता है। रिलायंस ऑन नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट ओनली, ये गलत तरीका है। क्रिएशन ऑफ स्टूडेंट पोर्टफोलियोज, ये भी सही तरीका है। केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रित रहना, कि आपने साल में एक बार बोर्ड के एग्जाम्स लिए और बस उसी को फाइनल मान लिया, तो इसमें चाइल्ड सेंटर्ड की जगह ही नहीं बची। ठीक है ना, क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़ेंगे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है, ये कहता है बाय इंक्लूजन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी जब आप समावेशित करते हैं किसको, भाषा को और संस्कृति को, ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, डिसएडवांटेज यानी जो ग्रुप या कोई भी समूह जो किसी भी रूप में पीछे रह गया है, वो महिलाएं हो सकती हैं, वो कोई ट्राइबल कम्युनिटीज हो सकती हैं, या किसी भी आधार पर आर्थिक या सामाजिक रूप से जिनको वंचित रखा गया हो। ठीक है ना, बहुत बढ़िया रूपा कह रही, मैं भी उतार देती हूँ नजर, बहुत बढ़िया रूपा, थैंक यू सो मच, आपका शगुन हम बाद में देंगे। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और डिसएडवांटेज यानी किसी भी आधार पे हाशिए पे हैं जो भी ग्रुप्स, उनको हम इसमें काउंट करेंगे। विद इन द स्कूल करिकुलम आर टीचर कैन एंश्योर, यानी बच्चों की, उन बच्चों की भाषा को जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप से हैं, जो वंचित समूह वर्ग से हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को भी जब आप वैल्यू कर रहे हैं क्लासरूम में, तो उसका क्या प्रभाव होगा। पहला है इक्वालिटी इन एजुकेशन, भैया इक्वालिटी नहीं है, बराबरी का मतलब तो ये हो गया जितने शब्द उनकी लैंग्वेज का यूज करेंगे उतने ही दूसरे की करेंगे, तो ऐसे तो आप खत्म हो जाएंगे। बराबरी का मतलब क्या है, फिर तो एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। ठीक, तो ये वो वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक, यहाँ इक्विटी की जरूरत ज्यादा है ना, इक्विटी की जरूरत ज्यादा है, इक्विटी इन एजुकेशन। भाई घर में भी अगर कोई बीमार होता है तो आप बीमार व्यक्ति को ये थोड़ी कहते हैं कि भाई ये तेरा ही काम है, तुझे ही करना है, आज आप कर देंगे, जैसी जरूरत हो वैसा कर देते हैं आप। तो इंक्लूसिव यानी इंक्लूड करना, इक्विटी समता, समता और समानता में अंतर है। इक्वालिटी इज के हाफ हाफ दे दो दोनों को, या बराबर ही चाहिए। इक्विटी है जिसको जब जैसी जरूरत है, नीड के अकॉर्डिंग आप सामने वाले के सेंसिटिव हैं उसकी नीड के प्रति। ठीक है, ये इक्विटी के आधार पर ये हम मेट्रो ट्रेन्स में क्या देख रहे हैं, रिजर्वेशन देख रहे हैं, या रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इक्विटी बेस्ड है। ठीक, तो सिंपैथी फॉर द, सिंपैथी से क्या होगा, वोकेशनल एजुकेशन सिर्फ अंडर प्रिविलेज्ड के लिए नहीं, इससे इक्विटी मतलब आप उनको भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को, जिसको साइड कर दिया गया था। तो ये साम्यता का आधार है। आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इक्विटी के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। इस बारे में भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17, अ चाइल्ड इन अ क्लासरूम फेसेस कॉन्टिन्यूअल चैलेंज, यानी लगातार बच्चे को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यानी गणित के ऑपरेशंस, 2+2 में उसको दिक्कत होती है, मैथ्स से रिलेटेड चीजों में उसको डर लगता है, फोबिया हो गया है मैथ्स का। ठीक है, सामना करना पड़ता है। इसकी वजह क्या हो सकती है भैया, मैथ्स में दिक्कत, मैथ्स में दिक्कत क्या ऑटिज्म कहलाती है? जी नहीं, ऑटिज्म में तो बच्चा बार बार रेपिटेटिव बिहेवियर करता है ना, और भी ऐसे बहुत सारे बिहेवियर हैं, रेपिटेटिव एक्शंस करेगा। इसके अलावा जो उसका ब्रेन है वो ठीक ठाक होता है, और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। आप बताएंगे कमेंट करके, बताओ जरा ऑटिस्टिक बच्चे के बारे में बताओ फटाफट। बैठी हो, बता नहीं रही हो, ऑटिस्टिक बच्चे के लक्षण बताओ। इमोशंस खत्म, रोबोट होता है? हाँ, उनमें इमोशंस नहीं होते। अच्छा, मतलब इमोशनली ठीक नहीं है। और बताओ बताओ बताओ, बेसिकली सोशली ठीक से बिहेव नहीं करते, स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर करते हैं। बताओ जरा, बताओ, आ जाओ बता दो। ये हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर बैठे हैं, ये बताएंगे। हाँ, उनका बिहेवियर इश्यूज होता है, करते हैं अपना, इमोशंस का होता है। ठीक है, उनको इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और हाँ ठीक है।
हाँ ज्यादा सोशल नहीं हो पाते, सोशली मतलब गैदरिंग में या इंटरेक्शन में उनको दिक्कत होती है, और अगर आसपास सराउंडिंग में कुछ भी चेंज होता है तो भी वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करते, और अगर हम बात करें तो बार बार सेम चीज रिपीट करते हैं, चाहे वो बोलने में हो चाहे वो एक्टिविटीज में हो। स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर उसको कहते हैं। ठीक है। डिसकैलकुलिया यानी गणित। तुम सो गई थी, यहाँ बैठ के सोने आती हो तुम, पोल लगाते लगाते सो जाती हो। गणितीय वैफल्य कहते हैं उसको, डिसकैलकुलिया। मतलब हम ये कहेंगे मैथ्स की जो दिक्कत है वो ऑटिज्म में नहीं है, वो कैलकुलेशन की दिक्कत है अगर, तो इसको हम डिसकैलकुलिया कहेंगे। ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दर्द हो तो बता दीजिए। हो बहुत बढ़िया। हाँ खुद में खोया रहता है, कह सकते हो, हाँ कह सकते हो। अगर हम बात करें डिस्ग्राफिया की, तो ग्राफिया है राइटिंग, ग्राफिया क्या है, राइटिंग। ठीक। डिसलेक्सिया है रीडिंग, डिसलेक्सिया है रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक। ऑटिज्म के आपको कई लक्षण हमने बता ही दिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, देखिएगा जवाब दीजिएगा। इससे पहले कि हम पानी पिए, आज लाइव देखना, क्या कह रहे हो? मजा आ रहा है दशहरा पे पढ़ के? कैसा लग रहा है बताओ? अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? दुनिया मजे कर रही होगी, आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा होगा आपको। आज मेरे 4 गलत हो गए, दुख हो रहा है। कोई बात नहीं श्वेता, पेपर में नहीं होने चाहिए, है ना। मेन मुद्दा वो है, बाकी तो सब ठीक है, चल जाएगा। कौन है मैम आपके साथ? निशा है, स्वीकृति, निशा। हमारे जीवन में और क्या है, ऐसे ही लोग हैं, इन्हीं को झेल रहे हैं हम, और ये हमें झेल रहे हैं। देखिए एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर द एजुकेशन ऑफ अ स्टूडेंट विद हियरिंग इम्पेयरमेंट विद इन एन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन। यानी कौन सा तरीका हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए, यानी जिस बच्चे को श्रवण दोष है, जिसको सुनने में दिक्कत है, उसके लिए ठीक नहीं है। कौन सा तरीका? भाई अगर आपको सुनने में दिक्कत है और आपको कोई सुनने के लिए ही कहे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ दिखाने की बात करो। ठीक है ना। हाँ अंतरा करके कोई तो सीरियल आता था, सही बात है। देखिएगा, यूज ऑफ सबटाइटल्स विच वाइल स्क्रीनिंग वीडियोस और मूवीज, ये तो बात सही है भाई। जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है तो उसको सुन के ठीक से समझ नहीं आएगी मूवी, तो अगर वो सबटाइटल लिखे होंगे तो वो पढ़ लेगा वहां पे, अच्छी बात है। यूज ऑफ एक्सप्रेसिव बॉडी मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स इन टीचिंग। अगर मैं एक बड़े की बात कर रही हूँ तो बड़ा जब मैं ऐसे जेस्चर्स में दिखाऊंगी तो जिस बच्चे को सुना नहीं भी होगा तब भी उसको समझ में आ जाएगा एटलीस्ट, तो जेस्चर्स जरूरी है, एक्सप्रेशन जरूरी है। सप्लीमेंटिंग ओरल कम्युनिकेशन विद टेक्सुअल और विजुअल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, ये बात सही है कि आप सिर्फ जो टेक्सुअल कम्युनिकेशन है उसको विजुअल के साथ भी रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है ना। अब जो ये डी ऑप्शन है बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, रिलायंस ऑन वर्बलाइजेशन एज प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। ये कहते हैं कि जब ये आपकी समझदारी नहीं है, मतलब जिस बच्चे को सुनने में दिक्कत है उस पे आप रिलायंस किस पे है, आपका पूरा जोर किस पे है, आप किस पे निर्भर है, वर्बलाइजेशन पे। मतलब आपकी क्लास में कोई तरीका नहीं है, ना कोई पिक्चर दिखाई जाती है, ना कोई टेक्सचुअल फॉर्मेट है, ना कुछ है, बस आप कह रहे हैं सुन के ही सीखना है। हम तो लिखवाएंगे भी नहीं आज से, तुमको बस सुनाएंगे ही, और जिसको सुनने में दिक्कत है उसको अगर सुनाओगे ही तो ये तो बेवकूफी हो जाएगी, आप बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन है, और यही है कि गलत कौन सा है, वो है डी, और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब आपको 3 ऑप्शन से ये भी सीखना था कि क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या आप सबटाइटल दे सकते हैं, आप टेक्सचुअल मटेरियल का, विजुअल प्रिंटेड मटेरियल का यूज कर सकते हैं, है ना। तो आपने ये भी सीखा साथ में कि ये आप कर सकते हैं, और ये भी सीखा कि क्या आपको नहीं करना है। तो एक क्वेश्चन को रटना नहीं है, समझना है। ठीक है ना। उदय सर की क्लास लगवाएंगे कृष्णमूर्ति। उदय सर बहुत दिनों से मुझे ही नहीं मिले हैं, पता नहीं कहाँ हैं वो आजकल, है ना। शादी की तैयारियों में बिजी होंगे। देखिएगा एक बार, मजा आ रहा है ना। बस हाँ मजा आना चाहिए, देखो सीखने में मजा जरूरी है। आपकी इंग्लिश की क्लास चलाएंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड क्लास, किसके बारे में बात हो रही है? डीप सीटेड टीचर प्रेजुडिसेस अबाउट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी आपके अंदर एज अ टीचर बिल्कुल गहरी बैठी हुई चीजें हैं। क्या है आपके अंदर? प्रेजुडिसेस हैं, यानी पूर्वाग्रह है, स्टीरियोटाइप्स हैं आपके दिमाग में। कैन ऑफन बी रिवील्ड थ्रू एन एनालिसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम, यानी अगर एक टीचर जो है वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के प्रति बायस है, पूर्वाग्रह रखता है,
तो किस चीज से पता लगेगा, उसके किस व्यवहार से? सीटिंग अरेंजमेंट्स डन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, यानी अगर उसकी क्लास में बच्चों को जेंडर के बेसिस पे लड़कियों को अलग बिठाया गया है, कास्ट के बेसिस पे अलग ग्रुप बनवा दिया है, क्लास यानी कौन अमीर घर से है, कौन गरीब है, कौन मिडिल क्लास है, स्टेटा के बेसिस पे अगर अलग से बनवाया गया है, इसका मतलब बहुत ही खराब शिक्षक है। यानी उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है पूर्वाग्रह, यानी स्टीरियोटाइप, यानी प्रेजुडिस। वो पानी लेने भी उन बच्चों को भेजेंगे जो ऊंची जाति के होंगे, है ना। तो इससे पता चलेगा कि कैसे दिमाग में प्रेजुडिसेस भरे हुए हैं। और हमें एज अ टीचर, वैसे तो एज अ ह्यूमन बीइंग भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि प्रेजुडिसेस ना रख पाए जाति और किसी भी आधार पे, बट अगर आप पर्सनल लेवल पे रखते भी हैं तो कृपया बच्चों के साथ ये ना करें, स्कूल में जाकर के, है ना। देखिए बी ऑप्शन, एनकरेजमेंट ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड मोटिवेशनल स्टाइल बाय द टीचर। ये तो अच्छी बात है, मास्टरी ओरिएंटेड बनाएं आप, रीजनेबल एकोमोडेशंस करें उन बच्चों के लिए जहां दिक्कत है उनको, एग्जामिन रेजिस्ट एंड चैलेंज, जहां उनको दिक्कत हो रही है उस तरफ आप उनको लेकर के जाएं, ठीक है ना। लेकिन ए ऑप्शन गलत है और वही सही है, क्योंकि गलत ही पूछा है कि स्टीरियोटाइप को बढ़ावा या प्रेजुडिसेस को बढ़ावा किस एक चीज से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा एक बार, क्रिएटिविटी की बात हो रही है। क्रिएटिविटी इन अ क्लासरूम कैन बी एनकरेज्ड बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी रचनात्मकता, यानी कुछ नया करना जो है किस चीज को बढ़ावा देगा, यानी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। बताइएगा एक बार, विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करें ताकि वो कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ डिफरेंट करें, कुछ नोवल करें, कुछ ओरिजिनल करें, है ना। बताइएगा फटाफट से। मनोज ब्लॉग नहीं देखते हो तभी नहीं पता आपको। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी के लिए ज्वाइन स्पेशल अचीवमेंट सेक्शंस, यानी उपलब्धि वर्ग में। नहीं, जरूरी नहीं जिनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो क्रिएटिव हैं, तो वहां ले जाके भी क्या फायदा होगा। एनकरेजिंग ओरिजिनल डिस्कवरी एंड थिंकिंग, ये बात बिल्कुल सही है कि मौलिक विचार, कुछ नए, कुछ डिफरेंट, जिसमें कुछ डिफरेंट हो, क्रिएटिविटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग लगे, ये सही है। फिर आता है सी ऑप्शन, डेवलपिंग गुड टेस्ट टेकिंग स्किल्स। नहीं, लर्निंग कन्वर्जेंट तो उल्टा होता है, कन्वर्जेंट तो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, कन्वर्जेंट थिंकिंग एज पर जेपी गिलफर्ड, और डाइवर्जेंट थिंकिंग है क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई। अब सारी सोच की जरूरत पड़ती है क्रिएटिविटी में, ना कि अभिसारी की। तो डी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, 9 क्वेश्चन और हैं आपके, 9 क्वेश्चंस। अच्छा लग रहा होगा आपको, थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा, अब क्वेश्चंस थोड़े अच्छे तरीके से पूछे जाने लगे हैं। कॉग्निटिव एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी संज्ञानात्मक सहभागिता बच्चों की विद इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जहां पे बच्चे एक्टिवली सीख रहे हो, कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। किस चीज से हम बच्चों को कंस्ट्रक्टिव यानी एक्टिव बना सकते हैं सीखने में, उनका संज्ञानात्मक पक्ष मजबूत हो जिससे, ठीक है ना। ये कौन व्यक्ति है जो हमें इतनी रात को मेल कर रहा है पढ़ने की जगह? आई एम न्यू स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग योर क्लास। कौन है? दीपक यार टी। हम इनको मेल बाद में करेंगे क्योंकि अभी हम क्लास ले लें जरा। देखिएगा, अगर हम बात करें बी ऑप्शन की कह रहे हैं ज्यादातर लोग, तो कॉग्निटिव एंगेजमेंट यानी संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता, यानी बच्चे अपने दिमाग से, अपनी थिंकिंग, अपनी रीजनिंग, अपनी इमेजिनेशन, अपनी मेमोरी, अपना परसेप्शन, अपनी डिसीजन मेकिंग, अपने लॉजिक के साथ अगर समझें तो उसके लिए क्या जरूरी है? बच्चों की अब बात करना आपस में बिल्कुल सही है, डिस्कशन से संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। इमोशंस भी जरूरी हैं एक व्यक्ति के, एक टीचर के भी। पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, हाँ बच्चों में अच्छे सकारात्मक रिश्ते होने चाहिए। एक्सटर्नली इम्पोज्ड डिसिप्लिन बिल्कुल भी सही नहीं है कि बाहर से आपने इम्पोज कर दिया डिसिप्लिन तो वो खुल के बात ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बात होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में थोड़ा बहुत शोर नॉर्मल है, थोड़ी बहुत बातचीत की एक्टिविटी होना नॉर्मल है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी को हटा देंगे क्योंकि वो नेगेटिव है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। देखिएगा 22वां सवाल आपके सामने क्या कहता है, द फेलियर ऑफ चिल्ड्रन इज ऑफन द फेलियर ऑफ स्कूल्स, यानी When a child fails, the system fails। मतलब जब बच्चा फेल होता है तो सिस्टम फेल होता है, यानी बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता है ना। Which of the following supports this statement? इनमें से कौन सा है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है कि जो बच्चों की असफलता है वो विद्यालय की असफलता है, यानी अगर बच्चे फेल हो रहे हैं किसी स्कूल में तो विद्यालय का सिस्टम फेल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? आप बताएंगे, 4 ऑप्शंस में सेलेक्ट करें, परेशान मत हो, उदय सर की क्लास जल्दी ही कराएंगे, आज बात कर लेंगे उनसे, है ना। अच्छा सुधांशु, देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, तो स्कूल एग्जिस्ट सो दैट दे कैन अप्रोप्रिएटली डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स एबिलिटी। मतलब स्कूल इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो बच्चों में भेदभाव कर सकें, भेदभाव को, विभेदीकरण को सामर्थ्य दे सकें। तो इससे घटिया बात, इससे बेकार बात, इससे
₹2 की बात कोई और नहीं हो सकती, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन फेल बिकॉज स्कूल्स डू नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स। ये बात हमें सही लग रही है। भाई बच्चे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे सेम मेथड से कैसे सीख जाएंगे, है ना। तो डिफरेंट मेथड्स का वहां यूज नहीं होता, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं हो पाता। तो बी ऑप्शन सही है। सी है चिल्ड्रन फेल बिकॉज दे डू नॉट कंप्लाई विद द स्कूल रिक्वायरमेंट्स। भैया बच्चों को विद्यालय की जरूरतों के अनुसार नहीं ढलना, विद्यालय को बच्चों की जरूरतें देखनी है। चिल्ड्रन फेल बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एबिलिटी एंड लेस IQ। अब ज्यादातर जो मोर देन 50% पॉपुलेशन का IQ तो सेम ही है, एवरेज IQ के लोग हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एवरेज IQ की वजह से फेल हो रहे हैं, वो तो बल्कि आपको तरीके आने चाहिए सिखाने के। तो 22 का बी हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए एक बार, ये कहता है टू बी रेलिवेंट एंड मीनिंगफुल अ कॉन्सेप्ट नीड्स टू बी। यानी अगर हम रेलिवेंट होने की बात करें या अर्थपूर्ण होने की बात करें किसी संप्रत्यय के, तो किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण, यानी कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिस संदर्भ में बात हो रही है। अगर हम दिल्ली बोल रही हूँ, भारत की राजधानी की बात कर रहे हैं, तो मतलब कॉन्टेक्स्ट हो उसके बारे में, कुछ संदर्भ हो कि क्यों बनी, या अगर हम कनॉट प्लेस जा रहे हैं तो भैया अच्छा अंग्रेजों ने बनवाया था, ये था वो था, मतलब उस संदर्भ में बात हो सके, ठीक है। और मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई अर्थ हो, जो जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई अपने आप में लॉजिक हो। तो टॉट यूजिंग अ प्रॉपर डेफिनेशन, डेफिनेशन से तो रटना हो जाएगा ना, रेलेवेंट कहां हुई, कॉन्टेक्चुअल कहां हुई, लिंक्ड विद द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ। ये बात सही है, रेलेवेंट वो है हमारे लिए जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, बच्चे के जीवन से जुड़ा हुआ है, उसके सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके पढ़ाना उसके लिए अर्थपूर्ण है। वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो उदाहरण आप कभी नहीं भूलते जो आपके जीवन से जुड़ता है, जो आपकी लाइफ से कनेक्ट होता है। इतनी बात सही है या नहीं? हिंदी वोकैबुलरी वीक है, कैसे करें? अरे प्रैक्टिस करो यार, इतनी मूवीज देखी, हिंदी वोकैबुलरी अभी तक अच्छी नहीं हुई। आपके साथ में जो है उसको दिखा दीजिए। श्वेता ये पूरे ₹5 लेती हैं, उससे कम में नहीं दिख पाती है है ना, तो इनको आप ₹5 वो कर दीजिए, क्या कहते हैं, पेटीएम। रिप्रोड्यूस्ड, मजाक करें, दिल पे मत ले जाना। देखो एक बार सी ऑप्शन, रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिल के कमजोर लोग हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, वो मजाक भी नहीं सह पाते। सी ऑप्शन है रिप्रोड्यूस्ड करेक्टली फ्रॉम दी टेक्स्ट बुक इन दी चाइल्ड्स नोटबुक। भैया पाठ्य पुस्तक से डायरेक्ट उल्टी नहीं करनी होती, एज इट इज नहीं लिखना होता। मेमोराइज्ड वेल, तो ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है कि रट्टे लगाने हैं। तो बी ऑप्शन बच्चे के जीवन से जोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पढ़िएगा एक बार, और 4-6 सवाल है, फिर देखिएगा एक बार। आप मजाक प्यारा करती हो, अच्छा धन्यवाद। देखिएगा ये कह रही हैं व्लॉग देख लें इनका, अभी व्लॉग दिया था ना, मतलब दिया नहीं था, व्लॉग अपलोड हुआ था दूसरे चैनल पे, उसमें इनकी शक्ल दिखी है। ये अभी भाव खा रही हैं, आपने बुला क्या लिया इनको? नहीं तो वैसे तो रोड पे ऐसे ही घूमती फिरती हैं, कोई देख ही ले, कोई नहीं देखता। छी यार, क्या हो गया मेरे को आज। खैर कोई बात नहीं, मेरी नींद की कमी है और एक्सरसाइज ज्यादा कर लिया मैंने, और दिन भर से काम कर रही हूँ दशहरे पे, और मेरे भाई बहन घूमने गए हैं ट्रिप पे, शिमला और पता नहीं कहाँ कहाँ, मुझे भी नहीं पता। तो उस केस में ये मेरे अंदर का दुख है जो आप लोगों के साथ बाहर आ रहा है खुशी के रूप में। देखिए एक बार, क्योंकि सबकी छुट्टी है। द फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का भय, नीड्स टू बी डिस्करेज्ड इन चिल्ड्रन विद इन अ क्लासरूम बिकॉज, यानी असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। यानी अगर आप में असफलता का भय ही रहेगा तो आप ठीक से पढ़ेंगे भी नहीं, आप ठीक से तैयारी भी नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें असफलता के भय की, देखिएगा सारे सब्जेक्ट्स के ऑनलाइन शिफ्ट के क्वेश्चन सेट्स करा दो आप। यू आर माई सोलमेट, लव यू सो मच मैम, आपसे मिलना है मैम, लव यू सो मच, बिग फैन। थैंक यू आयुषी, आपने गिफ्ट बहुत प्यारा भेजा था, मेरे आंसू आ गए ये सुन करके, काश कहीं और से भी यही सुना होता, बट ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ही कह दें, अच्छा लगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन नहीं देने बता रही हूँ। तो थैंक यू आयुषी, और बिल्कुल यार आप लोग सच में बहुत प्यारे लोग हैं। आते हैं इधर क्वेश्चन पे। द फियर ऑफ फेलियर, यानी असफलता के भय की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको बच्चों से दूर भगाना जरूरी है। अगर आप पहले ये मान लेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे तो कहां से आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश ही नहीं करेंगे, या आपके मन में डर इतना बड़ा हो गया कि आपकी कोशिश से बड़ा डर हो गया तो आप कोशिश ही नहीं करेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रंस फियर्स कैन नॉट बी हैंडल्ड विद इन अ क्लासरूम बाय अ टीचर, यानी बच्चों के डर को संभाला नहीं जा सकता क्लासरूम में टीचर के द्वारा, ऐसा थोड़ा ही है ना। स्कूल कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इमोशनल लाइफ्स ऑफ चिल्ड्रन, ये कोई बात है? बच्चे इमोशन लेस होकर के आए स्कूल में जब आए तो, है ना, उनमें कोई इमोशन ना बचे, रोबोट्स बना दे हम उनको। टीचिंग इसीलिए वैसा प्रोफेशन नहीं है कि आप जहां ओवर प्रोफेशनल हो जाएं, है ना,
ओवर नहीं हो सकते, आपको बच्चे से जुड़ना पड़ेगा। फिर आते हैं सी ऑप्शन पे, फेलियर एंड एरर्स आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग। ये बात सही है बट उतनी सही नहीं है, हो सकता है इससे बेहतर हो। चिल्ड्रन हु एक्सपीरियंसेस फियर आर डेवलपमेंटल फेलियर्स। हम ऐसा थोड़ी कहेंगे भैया, डर लगना तो जेबी वॉटसन कह रहे हैं, आपसे 2018 में क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर किसी को याद हो तो याद कर लीजिए। वॉटसन क्या कह रहे हैं, हमारे अंदर 3 इमोशंस हैं जो बाय बर्थ होते हैं। क्या है? 3 इमोशंस हैं, 3 इमोशंस बाय बर्थ, जन्म से होते हैं हमारे अंदर 3 इमोशंस, एज पर जॉन ब्रॉडस वॉटसन। ठीक है, जेबी वॉटसन ये वही है, फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का जनक कहते हैं इनको। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, 3 इमोशंस हैं, फॉल के नाम से आपको याद रखना है, फियर, एंगर और लव। FAL। ठीक है, फियर यानी भय हमारे अंदर जन्म से है, बच्चों को आप ऊपर उछालते हैं, आपको दिखता है कि उसके अंदर भय की भावना आती है, बाद में वो उसको एंजॉय करने लगता है। एंगर यानी क्रोध, ठीक, इरिटेट होना। ठीक, लव यानी प्रेम। ठीक, प्रेम प्रसंग नहीं, प्रेम की बात हो रही है। ठीक, तो ये जन्म से हैं एज पर वॉटसन। लिटिल एल्बर्ट पर जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वही वॉटसन है। ठीक, तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे में इमोशंस नहीं होंगे, वो इमोशन लेस होगा और इमोशंस का होना फेलियर है एंड ऑल, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अलग ही मूड में लग रही हो आप। प्रिया, मैंने देखा और मुझे कुछ लोगों ने बोला भी, आप में से भी 1-2 लोगों के मेल आ गए कि मैं ओवर सीरियस हो रही हूँ जीवन में, तो हो ही रही होंगी शायद कहीं ना कहीं, जो क्लासेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो अब मैंने सोचा अब मैं लाइट मूड में रहूंगी, बहुत हो गया सीरियस होना, पता नहीं मैं क्यों सीरियस थी, मुझे भी नहीं पता, होते हैं जीवन में फेजेस। ठीक, तो सी ऑप्शन यहाँ सही है। अब मैं ओवर ह्यूमरस बनूंगी, जब तक लोग ये ना कहें कि भाई अब बहुत हो गया, मजाक बना के रख दिया, तब तक मैं ऐसे ही फालतू फालतू मजाक करती रहूंगी। असफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हैं। अगर आप बच्चे को ये समझा दें कि फेलियर और गलतियां ये सब नेचुरल हैं, ऐसा कौन व्यक्ति है जीवन में जिसने कुछ बहुत अच्छा किया हो, कभी कुछ गलती ना किया हो, मतलब सीखा हो और गलती ना की हो, कभी ना कभी तो हुई होगी, हो सकती है इंसान से गलती होना, नेचुरल बात है। तो फियर ऑफ फेलियर से डर के नहीं बैठ जाना है। ठीक है ना, कोशिश करनी है अच्छा करने की, बट फेलियर आएगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। तो ये जब बच्चों को आप समझा देंगे या खुद को भी समझा देंगे तो ये आप पे हावी नहीं होगा फियर ऑफ फेलियर, है ना। और बट होंगे कुछ लोग आप में से जिनको शर्मा जी के बेटे ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, कौन कैसी नजर से देख रहा था, हर चीज से फर्क पड़ता है। तो अब ऐसे लोगों का जीना तो वैसे भी दुश्वार हो ही जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड ऑफ मोटिवेटिंग लर्नर्स बिकॉज, यानी कि अगर हम बात करें, आपको हेडेक है तब भी आप हम सबको, हाँ देखो मेरा हेडेक ही गायब हो गया, मैं खुद ही भूल गई। बहुत बढ़िया नूर, थैंक यू श्वेता। ऐप पर क्लास रेगुलर क्यों नहीं आती सीटेट की? कोवल सीटेट की क्लास होती है थर्सडे और फ्राइडे, कितना पढ़ोगे सीटेट में, वैसे ही मैंने 40 घंटे पढ़ा दिया इस बार सीटेट में, है ना। तो वो थर्सडे और फ्राइडे आपका टाइम टेबल है, रेगुलर की जरूरत नहीं है, नहीं तो खत्म हो जाएगी जल्दी। और अभी आप बाकी सब्जेक्ट्स की भी आपकी दिन भर क्लासेस होती हैं, तो आप 6-7 क्लास अगर दिन में लेंगे तो चक्कर आ जाएंगे आपको, इसलिए सब्जेक्ट बहुत सारे हैं ना। इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट रिवॉर्ड्स मे नॉट बी द बेस्ट मेथड, यानी अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है। मतलब अगर आप मोटिवेट करना चाह रहे हैं किसी को तो हर बात पे आप रिवॉर्ड देंगे तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। पहली बात तो ये कि रिवॉर्ड क्या है, एक्सटर्नल मोटिवेशन बढ़ाता है ना, और एक टाइम के बाद आपका वो एक्सटर्नल मोटिवेशन लंबा आपको दूर तक नहीं ले जा पाएगा जीवन में। दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि आंतरिक अभिप्रेरणा को कम करते हैं, ये इंक्रीज कहाँ करते हैं। दे डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, नहीं उसको तो बढ़ा रहे हैं। दे डिक्रीज बोथ, नहीं दे डिक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी जो रिवॉर्ड्स हैं इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण हो जाती है। अगर मुझे कोई काम इसलिए करना है क्योंकि मुझे पैसे मिलेंगे, तो अब मेरे अंदर का जो इंटरेस्ट था उस चीज को करने का, मैं नेचुरली किस चीज में अच्छा कर सकती थी, वो खत्म हो जाएगा। अगर मुझे ये सेशन लेने में मजा आ रहा है तो भाड़ में जाए दुनिया, मुझे रोज सेशन लेने की जरूरत नहीं है आज मैं जीवन में जहां पे हूं या जो भी चीजें हो रही हैं, बट मुझे पसंद है आप लोगों के साथ जुड़ना, अच्छा लगता है। इंटरनल मोटिवेशन है, तभी बनी हुई है इतने सालों से, नहीं तो तब तक बनी रहती है लोगों की जब तक रिजल्ट नहीं मिलता, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इंटरनल मोटिवेशन को ये कम करती है, नहीं तो आज दशहरा पे हमें मिलने की कोई आवश्यकता है सच थी नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स ऑफन हैव विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जो अच्छे समस्या समाधान करता होते हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, उनके अंदर कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है, क्या क्या कह रहे हो मैम, ऐसा भी हो सकता है क्या
दिसंबर में एग्जाम नहीं होगा श्वेता, मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली। बाकी देखते हैं इस पे क्या किया जा सकता है, मैं इसमें पर्सनली अभी थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर फिर बताऊंगी आपको। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, ये क्या कहता है, क्रिएटिविटी, लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यानी अच्छे जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं वो रचनात्मक होते हैं, कुछ नए ढंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट यानी एक सेट पहले से सेट नहीं कर रखा कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी बस इसी तरीके से हमें एक्ट करना आता है, दूसरा तरीका हम अपनाएंगे ही नहीं, फ्लेक्सिबल हैं वो, इसका मतलब ये हुआ। और डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं यानी डिफरेंट दिशाओं में सोच पाते हैं, जो कि सही है। फिर आता है बी ऑप्शन, फंक्शनल फिक्सनेस, क्रिएटिविटी। फंक्शनल फिक्सनेस तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में दिक्कत देती है। फंक्शनल फिक्सनेस क्या है भैया, दुनिया में कोई समस्या हो और आपके घर में मम्मी कहें क्योंकि तुम फोन यूज करते हो इसलिए तुम्हारे सर में दर्द है, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है, इसलिए तुम फेल हो रहे हो, दुनिया का कोई भी रीजन हो और वो फोन पे ले आए, या कोई भी प्रॉब्लम हो सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें, इसको फंक्शनल फिक्सनेस कहते हैं। तो ये तो गलत हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी गलत है, क्रिएटिविटी ठीक था। लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट, कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। अच्छा, कन्वर्जेंट थिंकिंग से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है आज तक, ठीक। डाइवर्जेंट थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस पॉजिटिव नहीं होती। तो ए ऑप्शन ही है एकमात्र सही उत्तर कि अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स वो हैं जो नए नए तरीके से क्रिएटिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिस्पॉन्स सेट यानी उनमें लैक ऑफ रिस्पॉन्स सेट है, यानी वो पहले से एक रिस्पॉन्स सेट करके नहीं बैठेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आएगी हमें तो ना ही कहना है, अरे सुन तो लो सामने वाले की, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन, जो कि सी ऑप्शन है, मतलब थर्ड है इसमें। तो अपसारी भी अच्छा होता है क्योंकि अलग अलग दिशाओं में सोचेगा बच्चा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, फटाफट से देख लीजिए। टीचर बिलीव्स अबाउट सक्सेस, टीचर्स बिलीव्स अबाउट सक्सेस यानी जो शिक्षक के विश्वास हैं, जो उनका मानना है सफलता को लेकर के या फेलियर को लेके, बच्चों के सफलता या फेलियर को लेकर के, ऑफन इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड मोटिवेशन, वो बच्चों के अधिगम को और उनकी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, वो बच्चे जो किसी भी रूप में वंचित समूह वर्ग से आते हैं, जिन्होंने या तो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं, घर में किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा, कमजोर वर्ग से हैं, किसी ऐसे समाज या संस्कृति मतलब ऐसे वर्ग से हैं समाज के जिसको पिछड़ा माना गया है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर उस केस में हम देखें तो ऐसे बच्चों के प्रति आपका जो एटीट्यूड है या आपकी जो एक्सपेक्टेशन है कि आप फेलियर को और सक्सेस को कैसे देखते हैं एज अ टीचर, वो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा बच्चे की सोच को कि मेरे टीचर ने तो मुझे ये सिखाया है, मैंने ये सीखा है, तो उसकी लर्निंग और मोटिवेशन को प्रभावित करेगा फॉर श्योर। इस बारे में कौन सी एक बात करेक्ट है, टीचर एक्सपेक्टेंसी इन्फ्लुएंसेस चिल्ड्रंस लर्निंग सिग्निफिकेंटली, यानी शिक्षक की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बच्चों को बेहद प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपको अगर अच्छी उम्मीद है बच्चे से तो वो मेहनत करेगा, है ना, आप उसको ज्यादा मोटिवेटेड फील करा पाएंगे। बी ऑप्शन है, टीचर्स नीड टू कंट्रोल स्टूडेंट ऑटोनॉमी विद द, नहीं, कंट्रोल नहीं करना, बच्चों की स्वतंत्रता को कंट्रोल नहीं करना, फ्रीडम देनी है। टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू परफॉर्म बेटर देन अदर्स, ऐसा नहीं है कि टीचर को एनकरेज करना चाहिए कि दूसरों से अच्छा करो, भैया खुद से बेहतर करो, कल जैसे थे आज बेहतर बनो उससे। फिर है डी ऑप्शन, टीचर नीड टू ट्रेन सच स्टूडेंट्स इन स्ट्रेटेजीज टू अवॉइड फेलियर एंड एट एनी कॉस्ट, के बस फेलियर से बचना है चाहे कुछ हो जाए, तो ऐसी सक्सेस किसी काम की नहीं है, फिर आप चतुर रामलिंगम बनेंगे 3 इडियट वाले। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर कि भैया टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो प्रभावित करती हैं बच्चों के सीखने को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अगर हम बात करें तो टू बी एबल टू क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एक सकारात्मक अधिगम एनवायरनमेंट या वातावरण क्रिएट करने की जब हम बात कर रहे हैं विद इन द क्लासरूम, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टीचर्स, यानी शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती हैं, यानी अगर मुझे एज अ टीचर अच्छा माहौल क्रिएट करना है क्लासरूम में तो व्हाट शुड अ टीचर डू, बताइए एक बार। पहला ऑप्शन है वो है फॉलो द फिक्स्ड टाइम टेबल। देखो फिक्स्ड नहीं होना है किसी भी चीज पे, फ्लेक्सिबल होने के समय में अगर आप फिक्स्ड होंगे तो जीवन नर्क हो जाएगा, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल होना है। अब वो वाला समय नहीं रहा कि आप कभी खुशी कभी गम के वो बन जाए अमिताभ बच्चन के कह दिया ना कह दिया, वैसे जीवन नहीं चलता, आपको बच्चों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एट टाइम्स होना पड़ता है, या टाइम के अकॉर्डिंग ढलना आना चाहिए, डायनामिक होना जरूरी है। बी ऑप्शन है आर एबल टू डिसिप्लिन चिल्ड्रन यूजिंग अवार्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि आप डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को या तो अवार्ड के थ्रू या पनिशमेंट के थ्रू, ये भी गलत तरीका है ना, इससे क्या होगा खुद से बच्चे का इंटरेस्ट गायब हो जाएगा। फिर है सी ऑप्शन, आर एबल टू इंक्लूड चिल्ड्रंस इमोशंस विद इन लर्निंग प्रोसेस, यानी एक अच्छा एनवायरनमेंट उसको कहेंगे जिसमें बच्चों के इमोशंस को इंक्लूड किया गया हो,
यानी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया हो, उसके इमोशंस को भी एक्सप्रेस करने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का आपने बच्चे को मौका दिया है। फिर है डी ऑप्शन, आर एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एबिलिटीज, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। देखो इमोशंस को वैल्यू क्यों कर रहे हैं हम एज अ टीचर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चा रोबोट नहीं है और हमने एक चैप्टर पढ़ा है कॉग्निशन एंड इमोशन, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, बाय हिमांशु सिंह, पुराना मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपने बैचेस में तो पढ़ाई होगा, कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी हमारा संज्ञान, हमारा दिमाग, हमारी जितनी भी मानसिक क्षमताएं हैं जो कि कॉग्निशन कहलाती हैं, हमारी जितनी भी मेंटल स्किल्स हैं, सोचना, समझना, तर्क करना, इमेजिन करना, वो सब कॉग्निशन कहलाती हैं। तो ये जो हमारी मानसिक क्षमताएं हैं जिनको हम स्कूल में डेवलप करने की बात कर रहे हैं, ये अलग नहीं है इमोशंस से, आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरट्वाइंड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, है ना। तो हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे दिमाग को प्रभावित करते हैं, दिल और दिमाग की लड़ाई जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। तो इसलिए जरूरी है कि आप बच्चे के इमोशंस को भी इन्वॉल्व करें और उसको कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, यानी सुगम वातावरण दें जो उसके लिए सेफ हो, इमोशनली कंफर्टेबल हो। जितना कंफर्टेबल बच्चा घर पे महसूस करता है उतना कंफर्टेबल वो स्कूल में भी महसूस करे, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई प्रैक्टिस सेट मत लो आज के टाइम पे, तो वैसे लेने का मन है तो ले लो, किरण का ले लो, आर गुप्ता ले लो, कोई भी ले लो, वो प्रीवियस ईयर में तो कोई भी ले लो। नुजरत क्लास में सो रही है, ऐसा मत करो यार, ऐसा नहीं किया करो, हैं सोने आते हो यहाँ, हैं मम्मी पापा को शिकायत भिजवा देंगे, चिट्ठी भेज देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें 29th क्वेश्चन की, तो देखते हैं, शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड, यानी एक टीचर को, एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। कह दिया ना, बस कह दिया, टीचर ने कहा है ना। बच्चे बचपन में तो ऐसे होता है कि वो अपने पिताजी से लड़ जाएंगे आकर के, बच्चे, अगर वो छोटी बच्ची है या बच्चा है, कि मेरी टीचर ने यही बताया, चाहे जब अगर दिल्ली किसी और देश का हिस्सा है तो बच्चे के अकॉर्डिंग दिल्ली फिर किसी और देश का हिस्सा हो जाएगी, या फिर अगर दिल्ली राजधानी नहीं है तो वो नहीं है, कोई और है फिर उसके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि टीचर ने जो कह दिया वही मान लिया, है ना। अगर हम बात करें तो ये बात सही है या गलत है आपके अनुसार? बिल्कुल गलत है, ये गलत है। यस क्या होता है? यस तो हो ही नहीं सकता। नो स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। चलो ये तो डिफरेंट बात हो गई, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तो बात ही नहीं हो रही है। ये थोड़ी कहा है कि टीचर को पढ़ाना नहीं आता, ये भी गलत है। नो टीचर्स इन एनी केस आर इररेलेवेंट फॉर स्टूडेंट लर्निंग इन दी डिजिटल एज। व्हाट द समझदारी नहीं, आज के तकनीकी युग में शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया में अप्रासंगिक हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। तो फिर इन सब में तो एक ही बात बनती है, पहले फिर से पढ़ लेते हैं। शुड अ टीचर बी कंसिडर्ड एज अथॉरिटी फिगर विद इन द क्लासरूम हु कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी बात सही है तो आप टीचर के सामने रख पाए, इतनी स्थिति होनी चाहिए। तो यस, ये क्या है? नो, क्योंकि ये बात सही नहीं है, अथॉरिटी फिगर नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स आर अफ्रेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम सच टीचर्स व्हिच रिजल्ट्स इन लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। हाँ, मैंने इसको गलत पढ़ लिया था। इसका मतलब ये था कि विद्यार्थियों को ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में झिझक महसूस होगी, और अगर झिझक महसूस होगी तो उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। मैंने टीचर के बारे में पढ़ लिया था ऐसा कि टीचर को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, बट यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि बच्चे जिन टीचर से वो डरेंगे, वो अथॉरिटी फिगर्स हैं, डांट लगा देंगे, सबके सामने बेइज्जत कर देंगे, तो वो उनसे फिर क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। और बच्चे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। समझ पा रहे हो ना बात को? तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही तरीका नहीं है। आज के लिए आखिरी सवाल, फिर आप सो सकते हैं, गा सकते हैं, नहा सकते हैं, जो आपका मन करे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। शुड रॉन्ग आंसर्स ऑफ स्टूडेंट्स बी करेक्टेड बाय द टीचर्स ड्यूरिंग क्लास डिस्कशंस, यानी कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? मतलब डिस्कशन चल रहा है, मान लो एक बच्चे ने कुछ बताया, दूसरे ने कुछ बताया, तीसरे ने कुछ और बताया। अब आप क्या करें, जैसे बच्चा कुछ बता रहा है और आपको गलत लग रहा है, आपने कहा अरे रुको रुको, कैसी बातें कर रहे हो यार, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब इससे क्या होगा? ऐसे डिस्कशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाई आप किसी को अगर क्रिटिसाइज भी करते हैं तो पहले उसकी बात सुनते तो हैं कि नहीं, या उसको बीच में ही रोक देंगे, है ना। पहले आप बच्चे की बात को सुनने देंगे, उसका एक्सप्रेसिव होना जरूरी है, उसका खुद को अभिव्यक्त कर पाना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन है यस, चिल्ड्रंस एरर्स शुड बी इमीडिएटली रेक्टिफाइड। नहीं, ऐसा नहीं है, इस केस में नहीं। आप बाद में भी उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, तुरंत मत रोकिए बच्चे को, नहीं तो वो अगली बार अपनी बात कहने से झिझकेगा,
वो अपनी बात कहने से हेजिटेंट हो जाएगा, नहीं कहेगा अपनी बात। बी ऑप्शन है नो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स विदाउट फियर ऑफ बीइंग इनकरेक्ट। बिल्कुल भाई, बच्चे को अपनी बात कहने देने की आजादी होनी चाहिए, बेशक वो गलत ही क्यों ना बोल रहा हो, एटलीस्ट वो बोल तो दे। उसको गलत होने का डर बचपन से नहीं बिठाना है, पहले उसको कहने दो अपनी बात, फिर बाद में उस पर डिस्कशन हो सकता है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करना छोड़ देंगे गलती के डर से, ठीक है ना। रॉन्ग आंसर्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ऐसा नहीं है। चिल्ड्रन कम टू स्कूल टू गेन करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं है कि आपको दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरनी है, दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं है, सही इन्फॉर्मेशन या सही नॉलेज तक कंस्ट्रक्ट कराना है बच्चे को। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। आउट ऑफ 30, और आउट ऑफ 30 कितना ठीक हुआ ये आप बताइएगा कमेंट करके। आज का सेशन कैसा लगा, ये ऑनलाइन क्वेश्चंस कैसे लगे वो बताइएगा। ये